जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 13। देखिए सेट नंबर 13 के बाद आपका 7 सेट बच जाता है और एक आपका बच जाता है अर्थमेटिक का 50 क्वेश्चन। ठीक है, उस पर भी बहुत जल्दी आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा, अर्थमेटिक के 50 क्वेश्चन वाला। देखिए अभी तक जितना भी हम लोग सेट देखें, कोशिश यही रहा है कि हर एक तरीका का क्वेश्चन आपको करवा पाएँ, सिखा पाएँ। अब आगे सब कुछ आपके ऊपर है कि आप कितना अभी तक सीखे हैं, कितना अभी तक समझे हैं, वो सारा का सारा चीज़ आपके ऊपर है। और जिन लोगों को वीडियो का लिंक ढूंढने में दिक्कत होता है चैनल पे, देखिए चैनल पे ना इस सेट के लिए कोई प्लेलिस्ट नहीं बना हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। हर दिन लगभग एक साथ सारा का सारा लिंक शेयर किया जाता है, लगभग 2 से 3 बार। तो टेलीग्राम पे आपको ना सारा का सारा लिंक मिल जाएगा सेट नंबर 13। और ये जो सारा का सारा कोर्स है, इसमें जितना भी लोग इनरोल है, सबसे पहले एकदम कान खोल के सुन लीजिए कि अगर कोई सेगमेंट बचा है तो उसको कंप्लीट कीजिए पहले। अब कोर्स परचेज करने का टाइम नहीं है, अब जो है नया पढ़ने का समय नहीं है। तो जिस भी कोर्स में आप इनरोल हैं, कंप्लीट कीजिए उसको अपने सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, और जो लगता है कि जो चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए उसको छोड़ दो, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक आपका लैंग्वेज पेपर, आपका जो है झारखंड, साइंस, जीएस, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर, सबका सब ना रिवीजन हो जाना चाहिए। बस आपको बता रहे हैं कि रिवीजन हो जाना चाहिए। और अभी से एक राउंड फिर रिवीजन के लिए स्टार्ट हो जाओ। बात को समझ रहे? जितना टारगेट आपको दिया जा रहा है डेली, हर दिन आपको टारगेट दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ना आपको प्रैक्टिस करते जाना और कोशिश करो कि उससे अगर आगे चले तो भाई बहुत अच्छी बात है। रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, प्रैक्टिस ना बहुत ज़रूरी है। बात को समझ रहे हो? तो एक एक सिलेबस का एक एक पार्ट पुर्जा सबसे गुजर जाओ। और इस बार ना छोड़ना मत मेरे भाई, ठीक है, छोड़ना मत। बहुत लोग गिद्ध का नज़र लगाए हुए हैं एकदम, तो आपने एकदम छोड़ना मत, कसम खा लो एकदम, चाहे कुछ भी हो जाए 2000 के अंदर आना है। बस दो काहे ना एकदम सीट, जितना भी सीट होगा आप सबसे आखिरी में आइए, उससे मतलब नहीं, सिलेक्शन के अंदर रहना है आपको। अब ये सब आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ये आप जानिए और आपका ईमान जाने कि आप ईमानदारी से कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक सवाल को आपको देखना है, ध्यान से देखना है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और पेन कॉपी लेके बैठिएगा ताकि आप कुछ कैलकुलेशन कर पाए। और देखो कैलकुलेशन करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, कैलकुलेशन करना है। एक एक क्वेश्चन को आपको बनाते जाना है, बल्कि हमसे आगे बनाइए। क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज मारिए, हमेशा बताते हैं आपको, वीडियो को पॉज मारिए, बनाइए, फिर आगे बढ़िए। ये आपका तरीका होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, एक एक व्यक्ति अपना उत्तर देगा, नहीं तो आखिरी में आपको स्कोर बताना है कि सर मेरा 20 में से इतना सवाल सही हुआ। ठीक है, तो पहला सवाल बहुत आसान, कहता है कि √3m² + 10m + 7√3 = 0 के मूल ज्ञात करें। मतलब x का जो 2 वैल्यू है उसको बताना है। ये सवाल ऐसे भी रह सकता था, रहता है कि √3m² + 10m + 7√3 = 0 के शून्यक बताएं, जीरोज इसके बताएं, ऐसे भी सवाल रहता है। तो बेसिकली इसमें करना क्या होता है, फैक्टराइज करना होता है, गुणनखंड आपको करना होता है। तो भाई बहुत आसान है। सबसे पहला बात आपको देखो, जब सवाल देखते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि एकदम सीधा कैलकुलेशन पे कूद जाइए। आप देखिए ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाला पॉजिटिव वाला है, प्लस 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 है, तो x का जो दोनों वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है,
तो माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो सी और डी तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता है। एक्स का जो दोनों वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ें ऑब्जर्व करना चाहिए। हो सके कभी कभार ऑप्शन में ये रहता है कि ऐसा वाला 3 ऑप्शन में रहेगा और एक ही ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें दोनों रूट आपका नेगेटिव हो, तो इस केस में तो सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अब जी इसको तोड़ देते हैं। तो देखो ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है, इस सवाल में दिख रहा है कि भाई इसके कैलकुलेशन में ना 2 कहीं नहीं आएगा, तो बी भी नहीं होगा। ठीक है, फिर भी कैलकुलेशन करते हैं एक बार। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको। तो ये आपका हो गया √3m स्क्वायर प्लस इसको लिख दे 7m प्लस 3m प्लस 7√3 बराबर 0। m यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा √3m प्लस 7 और सेम चीज़ अंदर बचेगा, उसके लिए आपको √3 कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √3m प्लस 7 बराबर 0। देखो 2 फैक्टर आया, एक m प्लस √3 आया, एक √3m प्लस 7 बराबर, दोनों का वैल्यू 0 है। तो सर m बराबर एक हो जाएगा माइनस का 7 अपॉन √3 और एक हो जाएगा माइनस का √3। तो ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में? ऐसे ही बनाते जाना है। और सेट नंबर 14 से ना क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करेंगे। प्रोबेबिलिटी पे भी सवाल एक आध दो डालेंगे। ठीक है, हो सकता है आ जाए, क्योंकि JSSC दरोगा का अभी हम लोग सेट बना रहे हैं, अभी उस पर काम हो रहा है। तो बहुत सारा सवाल देखे कि संभावना पे पूछा गया है, प्रायिकता पे। जैसे कि एक ताश के गड्डी में से अगर हम एक खींचेंगे तो एक का होने का कितना संभावना है, या 2 होने का कितना संभावना है, या बेगम होने का क्या संभावना है, इस तरीके का सवाल देखा गया है। तो सेट नंबर 14 से ना वो सब सवाल डालेंगे और एक लेक्चर आपको प्रोबेबिलिटी पे देंगे, कंप्लीट कंसेप्ट का यूट्यूब पे। कहता है कि यदि a एक न्यून कोण है त्रिभुज ABC में, तो cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1 इक्वल टू व्हाट। इसका वैल्यू क्या होगा? आपके दिमाग में 2 मेथड घूमेगा कि सर अगर इसमें वैल्यू पुट कर पाएँ तो बहुत मज़ा आ जाएगा, लेकिन अगर वैल्यू नहीं पुट होगा तो भाई बेसिक से बनेगा। सबसे पहले बात आपको क्लियर कर देते हैं कि अगर इसमें 0 डिग्री पुट करेंगे तो भाई आंसर आपका नहीं आएगा, क्योंकि कोसेक 0 अनडिफाइन होता है। ठीक है, कोट 0 अनडिफाइन होता है, टेन 0 0 होता है, कोसेक 0 जो है अनडिफाइन होता है। और अगर दूसरा वैल्यू हम लोग पुट करने का कोशिश करें, जैसे कि 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, तो उस केस में आपका कैलकुलेशन ही बड़ा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि भाई इसको बेसिक से ही बनाया जाए। अब देखो बेसिक से कैसे बनेगा। तो भाई सबसे पहले इसको करना होगा थोड़ा छोटा। तो अगर हम इसके हर एक टर्म में या तो साइन से या तो कॉस से भागा लगा दें, चलो इसके हर एक टर्म में साइन से भागा लगा देते हैं, तो ये कोस बाय साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट A माइनस साइन बाय साइन 1 हो जाएगा और 1 बाय साइन कोसेक हो जाएगा, ये हो जाएगा। नीचे सेम चीज़ कोस बाय साइन कोट A हो जाएगा प्लस साइन बाय साइन 1 हो जाएगा माइनस 1 बाय साइन कोसेक हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सजा लेते हैं, इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं। कोट A प्लस कोसेक A लिख लेते हैं, माइनस 1 लिख लेते हैं। इसको भी सजा देते हैं, इसको भी सजा देते हैं, ये हो जाएगा कोट A माइनस कोसेक A प्लस का 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, कोट और कोसेक दिख रहा है। अब यहाँ पे 1 है, क्या 1 के जगह पे हम कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो भाई या तो ऊपर या तो नीचे कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम ऊपर लिख सकते हैं। तो 1 के जगह पे हम कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोले सर लिख सकते हैं।
अब देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए को हम कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए तो लिख सकते हैं। क्या बोले, मेरा कहने का मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो हम इसको कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए लिख सकते हैं। बोले सर लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो इसके जगह पे जैसे ही इसको लिखेंगे तो भाई कोट ए प्लस कोसेक ए और कोसेक ए प्लस कोट ए मेरा कॉमन निकल जाएगा। तो कॉमन मेरा क्या निकलेगा, कोट ए प्लस कोसेक ए। अंदर मेरा क्या बचेगा, अंदर मेरा बचेगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 और नीचे मेरा क्या है सर, सेम चीज़ है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 और ये ऊपर से नीचे कट जाएगा। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए। कोट ए प्लस कोसेक ए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। आप वैल्यू पुट करके देखिएगा ए की जगह पे तो कैलकुलेशन आपका ना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री तो पुट कर नहीं सकते हैं। 0 डिग्री में कोट और कोसेक आपका अनडिफाइंड देगा और 90 डिग्री में टेन और सेक आपका अनडिफाइंड देगा। तो ये तो काम से गया, बाकी का जो वैल्यू है उसमें कैलकुलेशन ही मेरा बढ़ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम बेसिक से चले जाएं और ये आसान भी है कि इस सवाल में आपको 3 कंसेप्ट का रिवीजन हो जाएगा। एक तो रेक्टेंगल का, दूसरा सर्कल का और तीसरा स्क्वायर का। तो ऐसे ऐसे सवाल को लगाना चाहिए रिवीजन में। कहता है कि 36 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई की धात्विक चादर से 3 वृत्ताकार प्लेट जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है को काट के निकाला जाता है। शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो भाई इसका भुजा बता दीजिए। एक आयताकार जो है मेटालिक शीट है, उससे 3 सर्कल इस रेडियस के काट के निकाल लेते हैं। बाकी जो शेष भाग बचता है उसका एरिया एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है। उस स्क्वायर का साइड बताना है आपको, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले भाई ये जो आपका शीट है इसका एरिया कितना है, तो आप कहेंगे सर 36 गुना 16। 36 गुना 16 मतलब 16 से 6 बार में 96 और 16 तिहाई 48 और 9 57। 576 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है रेक्टेंगल का एरिया है। बहुत सही। अब 3 सर्कुलर प्लेट को काट के निकालते हैं तो भाई तीनों के एरिया को जोड़ के इसमें घटाना होगा। जब इसके एरिया को जोड़ेंगे तो पाई सब में कॉमन आएगा, तो पाई को तो कॉमन रखना पड़ेगा और पाई के जगह पे 22/7 और अंदर 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 52 और 2 का स्क्वायर 4 56, 7 8 56 और 22 8 176। तो 576 में 176 जाएगा, बचेगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो बोला है कि यही जो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बच रहा है ना, ये एक स्क्वायर का एरिया है। तो भाई अगर ये स्क्वायर का एरिया है तो ये कंफर्म है कि उस स्क्वायर का ईच साइड 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 20 गुना 20 400 होता है। ऐसे इस सवाल को बनाना था। और इस सवाल में आप कितना टाइम देंगे, तरीका सीखिए, समझिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए सवाल में। आपके पास समय हमेशा से पर्याप्त रहा है और आगे भी रहेगा। तो भाई ऐसे सवालों में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब इसी को अगर हम लोग विस्तार से बनाएंगे तो इसका क्षेत्रफल में फिर तीनों वृत्त में पाई बटा पाई इंटू 6 स्क्वायर, पाई इंटू 4 स्क्वायर, पाई इंटू 2 स्क्वायर। तो भाई पाई को कॉमन ले लिए और सबके स्क्वायर को जोड़ दिए। 56 आया, पाई का वैल्यू 22/7 गुना 56 काट दे, 400 बचा। और ये जो 400 है ये एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है, मतलब उसका ईच साइड 20 सेंटीमीटर रहा होगा। 20 गुना 20 400। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। यही ना स्पीड एंड डिस्टेंस से एक सवाल कीजिए, इसको बहुत आसान सवाल है। कहता है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
जो है 250 किलोमीटर, 120 और 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। पूरा यात्रा में जो उसका एवरेज स्पीड है वो 42 है किलोमीटर पर आवर है। तो के का वैल्यू क्या है, एकदम सिंपल रखना है कैलकुलेशन को, ठीक है। ट्रिक लगाने, भाई मेरे ट्रिक क्या होता है, ट्रिक हम आपको बार बार बोले, वो कैलकुलेशन का एक हिस्सा है और उसके पीछे पूरा का पूरा कहानी है। मतलब आप कंसेप्ट समझते हैं तो बस कैलकुलेशन को छोटा करना कैसे है ये आपको प्रैक्टिस से पता चलता है। अब देखो भाई, टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड बाय डिस्टेंस। तो टोटल टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय एवरेज स्पीड, सिंपल सा बात है। तो देखो टोटल टाइम कितना लगा, 250 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम लग गया 5 × 5 = 25, 5 घंटा, ठीक है। उसके बाद 120 किलोमीटर के किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम लग गया 120/k प्लस 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 50 किलोमीटर, तो भाई 2 घंटा का समय लगा, बराबर टोटल डिस्टेंस कितना गया 250, 120 और ये 25, 12, 37 और 5, 42, 420 किलोमीटर, 420 किलोमीटर और उसका एवरेज स्पीड 42 किलोमीटर। यहाँ से क्या आ गया भाई मेरे 10, 5 और 2 7, 10 में 7 गया 3, 120/k बराबर 3 से 4 बार में k का वैल्यू 40। मतलब ये जो 120 किलोमीटर गया है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। यही आपसे पूछा था, सिंपल सा बात। उत्तर अपना देते चलिएगा। फाइनल स्कोर कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रेपेजियम का एरिया आपसे पूछा है। पैरेलल साइड का लेंथ दे दिया है 18 और 15, इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया है 12 सेंटीमीटर। एरिया आपसे पूछा है, सीधा फॉर्मूला लगा देना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो 18 और 15 33 इंटू इनके बीच का लेंथ या हाइट 12, 2 से निपटारा हो जाएगा 6 बार में, 6 × 18 180 और 6 × 18 198 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। इन देखिए ऐसा सवाल ना प्रैक्टिस में आइंदा से नहीं लाएंगे, ठीक है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसके जगह पे कुछ अच्छा लेवल का सवाल लाएंगे जिससे आपका कंसेप्ट आपके हवाले। कहता है कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:5 है, ठीक है। और सभी किनारों का योगफल, जितना भी एजेज है किनारा है, सबका योगफल 144 सेंटीमीटर है। तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है। सिंपल सा कंसेप्ट लगेगा और उत्तर आ जाएगा। एक बात बताइए, चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबाइड हो, किनारा तो 12 होता है। क्यूब में हर एक एज बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। क्यूबाइड में 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई होता है। और जब सबको जोड़ा तो 144 सेंटीमीटर मिला। यही बात कह रहा है ये। बोले सर सही बात है। अब एक बात बताओ, अगर लंबाई मेरा 4 है, चौड़ाई मेरा 3 है और ऊंचाई मेरा 5 है, तो 4 3 7 और 5 12। बोले सर ठीक है 12। और लंबाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है, ऊंचाई भी 4 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो भाई 48 अनुपात मेरा ऊंचाई हो गया। और इसी 48 का वैल्यू क्या दिया है, बोले सर 144। तो ये आपका 3 बार में, मतलब 1 अनुपात का वैल्यू 3 है। तो 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15। यही हुआ क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, निकाल दीजिए। कितना टाइम लगेगा निकालने में। ऐसे नहीं समझ में आया होगा बहुत लोग को, तो भाई चलो थोड़ा विस्तार से समझा देते हैं कि हम किए क्या। एक बात बताओ, अगर लंबाई को हम 4x माने, चौड़ाई को 3x माने और ऊंचाई को 5x माने, ठीक है। तो 4 हाइट है, 4 आपका चौड़ाई है और 4 आपका ऊंचाई है, मतलब सबसे 4 कॉमन आएगा। बोले सर ठीक है। और इसी का योग कितना दिया है 144।
बात समझ आया अब? तो 4 3 7 5 12, तो ये हो गया 12x गुना 4 बराबर 144। तो भाई 12 गुना 12 144 होता है, मतलब x के जगह पे अगर हम 3 रख दें, या आप इसको काट भी ले, देखो ज़्यादा आपको नहीं घुमाते हैं, सीधा अगर आपको हम काट भी दें 4 3 12, तो x का वैल्यू कितना आया? 3 आया। अब आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब निकाल सकते हैं, एरिया बताना है बता दीजिए। निकालना कैसे है, कैलकुलेशन में भी कैसे यूज होगा ये भी समझ लीजिए। अगर आप x के जगह पे यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 रखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा दिखेगा। इसी x के फॉर्मेट का यूज़ करके आप जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो भाई टोटल सरफेस एरिया TSA का फॉर्मूला क्या होता है, सबको मालूम है भली भांति, 2 × L + B, B + H और L + H, यही होता है। बोले सर ठीक है। अब देखो, चाहो तो यहाँ x रख लो, चाहो तो ना रखो। अगर ना रखें तो 4 तिहाई 12x² देखते जाना, ठीक है, x² प्लस 5 तिहाई 15x² प्लस 4 × 20x²। तो 20 और 15 35 और 12 47, तो ये आ गया 2 गुना 47x²। अब भाई मेरे 47। अब यहाँ पे x की जगह पे 3 रख दो, तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9। यही कैलकुलेशन आपका क्या दे देगा, उत्तर दे देगा। 9 दूना 47 दूना 94 गुना 9, जैसे मर्जी वैसे कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 9 चौके 36, 9 9 81 और 3 84, 846 सेंटीमीटर² टोटल सरफेस एरिया। इसको हम भरवली भी कर सकते हैं, जैसे हम आपको शुरुआत में बताएं। 4 3 7 और 5 12 गुना 4 48 का वैल्यू 144, 1 का वैल्यू 3 आएगा, 1 का वैल्यू 3 आएगा, और फिर उसी हिसाब से बस x की जगह पे आपको 3 रखना है। बात वही है। अपना उत्तर कमेंट में देते चलिए, देखिए आपका सही हुआ। नंबर 7 एवरेज से है। कहता है कि किसी क्लास में 14 स्टूडेंट का एवरेज वेट जो है 20 kg है, एक स्टूडेंट छोड़ देता है जिससे एवरेज वेट 2 kg कम हो जाता है, तो जो छोड़ा उसका वजन कितना था। एकदम आसान तरीका है, जैसे मर्जी वैसे बनाइए। कैलकुलेशन भी इसका आसान है, जो भी आपके दिमाग में ट्रिक ट्रैक चल रहा है उससे बनाइए। हम आपको तरीका बताते हैं। भाई मेरे 14 छात्र है और 20 kg सबका एवरेज वजन है, 20 किलो 20 किलो 20 किलो 20 किलो सबका वजन जोड़ा होगा और 14 से भाग दिया होगा, तो सबके माथे पे 20 किलो वजन आया होगा। तो जो स्टूडेंट छोड़ के गया उसका भी एवरेज वजन होगा 20 किलो, ठीक है। अब जब वो छोड़ के चल गया तो ये 20 kg तो लेके गया, साथ ही साथ हर एक स्टूडेंट का वजन जो है अब 2 किलो कम हो गया। तो भाई 14 में से एक चल गया, 13 स्टूडेंट और सबका वजन 2-2 किलो कम हो गया। तो कितना वो लेके गया, 20 एवरेज प्लस 13 दूना 26, 46 kg वजन लेके गया, मतलब उसका वजन 46 kg है। बात समझ आया? सिंपल सा कैलकुलेशन एक लाइन में। अब इससे छोटा कैलकुलेशन आपको क्या बताएं। 14 स्टूडेंट का एवरेज वेट 20 किलो था, तो जो छोड़ के गया 20 किलो लेके गया, सबसे पहला बात एवरेज वेट लेके गया। अब जब वो चल गया तो भाई उसका वेट तो कुछ और होगा, जाने से 2-2 kg सबका वजन फिर से कम हो गया, बचा 13 स्टूडेंट, तो 26 किलो कम हो गया, मतलब उसका वजन कितना था, 20 और 26 46 किलो। अब बात समझ में आया? ऐसे सवालों को ऐसे सुनाइए, इसको हल करना है, सरल करना है। कोस स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो भाई नीचे तो ठीक ठीक नजर आ रहा है, सीधा सीधा वैल्यू रखना है। ऊपर का क्या कैलकुलेशन होगा ये इंपॉर्टेंट है। नीचे तो ठीक नजर आ रहा है, कोसेक 30 का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, साइन 45 1/√2 1/√2 का स्क्वायर 1/2, सेक 60 का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4। तो नीचे तो ठीक है, ऊपर क्या करें? ऊपर आपको करना क्या है, फॉर्मूला आपको बताया है कि कोस स्क्वायर ए
प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1 होगा जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। अब जरा इसके एंगल को जोड़ो, 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा, इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाएगा, 45 45 90 हो जाएगा। मतलब ऊपर 1 हो गया, ऊपर क्या हो गया 1 हो गया। नीचे का कहानी देखो, ये देखो ये हो गया 4 गुना 1/2 माइनस 4। अब इसी को कैलकुलेट करना है ना भाई, इसी को कैलकुलेट करना है, कर दीजिए। तो भाई साहब 4 कॉमन लेंगे, आधा में 1 जाएगा, माइनस का 1, माइनस का आधा मतलब माइनस का 1/2। इसका क्या हो जाएगा, सीधा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं है। ऊपर थोड़ा सा घुमा दिया, बस आपको देखना है। इंटरेस्ट से है, कहता है कि एक राशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 22,494 रुपया है। यदि ब्याज की दर x + 4% प्रति वर्ष साधारण होती तो 7 वर्ष में, टाइम सेम है तो 7 वर्ष में यही राशि जो है 25,917 हो जाता। तो सम कितना है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है, कैसे बनाएंगे इसको? एकदम लॉजिक को इतना मजबूत रखिए ना कि क्या बताएं, मज़ा आ जाए। कहीं बोलिए भी तो लोग सुने, बोले कि हाँ सर सही बोले आप। अब देखो टाइम तो भाई साहब सेम है, 7 साल 7 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, x से x + 4 हो जा रहा है, 4% बढ़ जा रहा है। तो भाई अगर यहाँ भी x होता तो यहाँ भी 22,494 ही होता। बोले सर सही बात है, कितना बढ़ गया? बोले सर 25,917 में से 22,494 को घटा देंगे तो 7 में 4 गया 3, यहाँ पे 1, 11 में 9 गया 2, यहाँ पे बचा 8, 8 में आपका 4 गया तो 4 और यहाँ पे 3, 3423 रुपया बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल 4% बढ़ा, तो 7 साल में कितना 28%। मतलब आप समझ गए कि ये 28% का वैल्यू 3423 रुपया है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? इतना सा कैलकुलेशन होगा इसका, ऐसे लिखना होगा 3423 भागा 28 और प्रतिशत के लिए 2 0 ऊपर लगा दीजिए, काट दीजिए। 28 से कम 28, एक बार में 1 1 1 सब में है। अब की बार आपका 7 बचेगा 6, 28 और 6 34, 62, 28 दूना 56, 2 2 2 2 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, इसमें नहीं। देखिए कैसे ऑप्शन एलिमिनेट होता है। 56 62 था ना, तो आपका फिर से बच गया 6, फिर से जाएगा 2 बार, 28 दूना 56, 2 2 ये गया, 3, 28 दूना 56, 2 फिर से 28 दूना 56, इसमें नहीं है, सीधा उत्तर हो गया 12,225 रुपये हमारा प्रिंसिपल था। बात समझ आया? तो ऐसे सवालों को ऐसे ही कहता है कि इक्वेशंस 3x - 2y - 11 = 0 एंड x + y = 7 इंटरसेक्टेड एट p α, बीटा एट ग्राफ, देन द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा + 5 बीटा इज। बहुत आसान सवाल है। ये जो पॉइंट अल्फा और बीटा है ना, मतलब यहाँ पे x और y का वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये पॉइंट x और y पे प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो x और y का वैल्यू निकालना होगा। तो बस सीधा सा 2 इक्वेशन है अपने पास, 3x - 2y इसको बराबर 11 लिख दें और x + y बराबर 7 लिख दें। आप इन दोनों को सोल्व करके भी x और y का वैल्यू ला सकते हैं, या आप यहाँ से वैल्यू एज्यूम भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि x और y अगर 4 और 3 है, 4 और 3 7 तो होता है, लेकिन 4 3 12 -2 11 नहीं आएगा। अगर हम 5 और 2 ले लें तो 5 और 2 7 तो होता है, 5 3 15 और 2 दूना, हाँ ठीक है। तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 आपका आता है। आप इसको सोल्व करके भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो x मेरा 5 है, y मेरा 2 है, मतलब अल्फ़ा मेरा 5 है, बीटा मेरा 2 है। 3 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा, तो 5 तिया 15 प्लस 5 दूना 10, 25 आपका उत्तर हो गया इस सवाल का। ठीक है, कहता है कि इफ x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30, वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 64 एंड जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 50, देन 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। सीधा सवाल है, ऐसा सवाल आपको कई बार बताएं। करना क्या होता है भाई साहब, तीनों को जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड तो कॉमन आ जाएगा और अंदर भी क्या बच जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यही बच जाता है। बोले सर सही बात है, इधर जोड़ दीजिए 6 5 11 और 30 140 144, तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 144 है। तो ये समझते आपको देर नहीं लगा कि ये कुछ और नहीं 12 गुना 12 ही तो है। सर ठीक है, अब हमसे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड का डबल, तो भाई 12 दूना 24 आपका क्या हो जाएगा, सीधा उत्तर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सिर्फ जोड़ घटाव है इसमें। इस सवाल को सोल्व करने का कंडीशन ये है मेरे ओर से कि एक बार के कैलकुलेशन में इसका सही उत्तर आना चाहिए। सही उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। समझ लीजिए, सिंपल सा है। 0.002 प्लस 5.025 माइनस 35.08 माइनस 5.058, इसको जोड़ घटा के आपको उत्तर बता देना है। मेरा कंडीशन क्या है, एक बार में उत्तर आना चाहिए, एक बार के कैलकुलेशन में सीधा उत्तर आना चाहिए, दोबारा नहीं। 1 टाइम कैलकुलेशन में इसका उत्तर लाके बताइए। ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 12 A B C D कौन सा होगा। देखो 2 ही ऑप्शन है, एक बार ये माइनस में है और एक बार ये प्लस में है, एक बार ये प्लस में है, एक बार ये माइनस में है। ठीक है, तो आपको एक कहता है कि 2 रुपया पर सेंटीमीटर की दर से किसी घन के सभी बाहरी सतहों को रंगने का लागत जो है वो 588 रुपया है। तो उस घन का आयतन आपसे पूछा है। कितना सिंपल सवाल है। अब देखो भाई, कितना एरिया रंगा है पहले वो निकालना होगा, वहाँ से साइड मालूम होगा और फिर साइड का क्यूब करके घन मालूम होगा, वॉल्यूम मालूम होगा। 2 रुपया पर सेंटीमीटर की दर से और उसका टोटल खर्चा 588। तो अगर हम एरिया निकालना चाहें तो एरिया बराबर 588 बटा 2 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 से काट दो, 2 दूना 4 और 2 9 18, 2 चौके 8, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है पेंट हुआ है। और ये क्यूब है, तो क्यूब का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर। ए क्या बताता है, भुजा को बताता है। ये 294, ये 294 है, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 से निपटारा हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 9 54, ए स्क्वायर का वैल्यू 7, तो भैया ए मेरा ए स्क्वायर का वैल्यू 49, तो ए का वैल्यू 7। मतलब घन का जो है ईच साइड 7 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब, 343 सेंटीमीटर क्यूब। बोला है कि इन सेंटीमीटर क्यूब में आपको उत्तर बताना है। ए आपका क्या हो जाएगा, तो समझिए और बनाइए। कहता है कि द रेडाई ऑफ अ स्फीयर एंड अ हेमीस्फीयर आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। हाउ मेनी परसेंट मोर एरिया ऑफ अ स्फीयर दैन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब देखो परसेंटेज पूछा है, बोला है कि गोलार्ध के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से, कर्व सरफेस एरिया से गोला का टोटल सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है। तो भाई इसमें पाई को कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, पाई को पाई रहने देंगे या तो हटा देंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि भाई वो कट जाएगा। ठीक है, अब देखो इनका रेडियस जो है ना वो 4:5 का रेशियो में है। तो मान लेते हैं 4:5 है ना, 1 मिनट, 4:5 है ना, हाँ ठीक है 4:5 है। तो भाई मान लेते हैं कि गोला का रेडियस 4 है और गोलार्ध का रेडियस 5 है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मेरे इसका वॉल्यूम कितना है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16।
ठीक है, ये हो गया आपका स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया। तो इसको आप लिख लीजिए 64 पाई। ठीक है, हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया नहीं बोला है, कर्व सरफेस एरिया। तो भाई इसका आधा 2 पाई इंटू आर का वैल्यू 5 का वैल्यू 25। तो इसको लिख लीजिए 25 पाई, सॉरी 25 दूना 50 पाई, 50 पाई। अब हमसे पूछा है कि इससे इसका एरिया कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो भाई कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो सबसे पहले देखिए 14 पाई ज़्यादा है। अगर 50 में 14 ज़्यादा है तो 100 में 28 ज़्यादा होगा। 28% इसका क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया। ऐसे बनाना है सवाल को। बोलता है कि इफ़ द इक्वेशन 2x + 3y + 11 = 0 एंड 6x + ky + 33 = 0 एक्सप्रेस कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन है, यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन बोला है। देन द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट। यदि समीकरण ये और ये संपाती रेखाओं को निरूपित करती है, मतलब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन है, तब k का मान क्या होगा। आपको तीनों का परिभाषा भी बताए हैं। अगर इन दोनों का ग्राफ 2x + 3y + 11 = 0 और 6x + ky + 33 = 0 का ग्राफ एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, इस केस में इसका मतलब ये है कि ये दोनों रेखा एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करते हुए बढ़ रही है। अगर अनंत बिंदुओं पे इंटरसेक्शन होगा मतलब इसका मेनी सॉल्यूशन होगा, अनंत हल होगा। और अनंत हल का क्या होता है भाई, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं, देखो इधर 2 का 3 गुना 6, 11 का 3 गुना 33, तो भाई तो 3 का 3 गुना 9 होगा। k का वैल्यू क्या 9 होगा। ऐसे भी निकाल लेंगे रेशियो से, नहीं तो यहाँ पे बैठा दीजिए, ये हो जाएगा 2/6 बराबर 3/k। यहीं से ना k का वैल्यू आ जाएगा, या 11/33। इसके साथ या तो इसको लीजिए या तो इसको लीजिए, k का वैल्यू आना क्या है, 9 ही आएगा। कंडीशन याद होना चाहिए। तो मेरे भाई 3 कंडीशन जो कि लैंग्वेज में टर्म में आपको देगा। अगर संपाती होगा, कोइंसिडेंस होगा, इसको डिपेंडेंट लाइन भी कहते हैं, डिपेंडेंट लाइन। ठीक है, दूसरा पैरेलल, जब 2 इक्वेशन पैरेलल होगा तो भाई इस केस में नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के केस में a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, लेकिन c1/c2 नहीं होता है। तीसरा होता है अगर एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसी केस में होता है यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन। इस केस में क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये होता है, ये आपको याद रखना चाहिए तीनों। तो अगर समांतर बोलेगा तब भाई मेरे a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। और अगर बोलेगा कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, ये दोनों लाइन है, ये दोनों रेखा है, ये दोनों रेखा एक दूसरे को अगर ये दोनों रेखा अगर एक दूसरे के ऊपर है, संपाती है, एक ही लाइन में है, डिपेंडेंट है, तब तो बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। ये दोनों रेखा अगर एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, कहीं पे एक दूसरे को कट नहीं कर सकता है, इसको कहते हैं विरोधी रेखाएं। शब्द देगा विरोधी है, विरोधी है, ऑपोजिट है, तो इस केस में नो सॉल्यूशन का कंडीशन लगेगा। और अगर बोलेगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो भाई यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल या सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन, एक हल होगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन ज्योमेट्री से और आसान सा फॉर्मूला से है। ठीक है, इन ट्रेंगल ABC DE पैरेलल है BC का, DE और BC समांतर है, और AD/DB 3/5 है, और AC का वैल्यू 5.8
दिया हुआ है, तो ए का मान आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखो सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, थ्योरम लगेगा। ट्रायंगल ए बी सी में डी और बी सी दोनों पैरेलल है, और जब ये पैरेलल होगा ना भाई, तो इनका ना रेशियो बराबर होगा। मतलब ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, इनका क्या है, रेशियो बराबर होगा। थेल्स थ्योरम, इनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो ए डी अपॉन डी बी तो दे दिया है 3 और 5। देखो ए सी का वैल्यू दिया है 5.8, पूरा ए से सी का वैल्यू दिया है 5.8। तो हम इसको 2-3 तरीका से इस रेशियो को लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा जिस तरीका से वैल्यू दे उस हिसाब से लिखिए। यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल दिखेगा, ए बी सी और ए डी ई, दोनों का दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है, सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंस भी है, सर्वागसम भी है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए बी बराबर, देखिएगा ए ई अपॉन ए सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो ए डी का वैल्यू कितना है सर, ए डी का वैल्यू 3 है, ए बी पूरा 3 और 5 8 है, ये आपका 5.8 जो है ना वो सेंटीमीटर में है, ठीक है। और ए तो हमसे पूछा है भाई साहब, और ए सी मेरा 5.8 सेंटीमीटर दिया है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए। इससे भी मेरा उत्तर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो जब तरीका अपने पास है तो भाई तरीका से लगा दो तरीका को, ठीक है। तो ये चला जाएगा 2 से 4, मतलब इसको हम लिख लें 3.5 अपॉन 8 बराबर ए, यही ना। 2 से काट दें और 2 से काट दें 2.9, 29 30 चौके 120, 4 दूना 8, 2.1, 29 दिया 87 बट्टा 4, 4 दूना 8, और फिर कहीं भी मिस्टेक हो गया हमसे लग रहा है। कहाँ गया सवाल, किधर गया सवाल, कहीं पे मिस्टेक हो गया, देख लीजिए, यहीं से आ जाएगा आपका 4। सही है ना, सही है ये। 2 से 4 बार में 2 दूना 4, 2 9 18, अब तो ये जाएगा नहीं, तो ये हो गया 29 दिया 87 को 4 से भागा देंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, हाँ। तो ऑप्शन में 2.1 के करीब है, तो भैया 2.1 मार देंगे, ठीक है। तो इस तरीका से इसमें थेल्स थ्योरम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में, लेकिन सवाल ज़्यादा आया नहीं है, इसीलिए सवाल नहीं दे रहे, ठीक है। एक सवाल 17 देखिए, कहता है कि x बराबर है r साइन a इंटू कॉस सी, बहुत आसान सवाल है। y बराबर है r साइन a इंटू साइन सी, और z बराबर है r कोस a, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मान आपसे पूछा है। तो जो पूछा है उसको देख के तो ये मालूम चल गया कि भाई करना होगा स्क्वायर, कोई और तरीका है नहीं। तो अगर इसका कुछ गलत नहीं ना, हाँ ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर सी, वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर सी, और जेड का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। स्क्वायर कर दिए। अब भाई तीनों को जोड़ना होगा, क्योंकि पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब जोड़ेंगे इधर
दोनों साइड इधर इधर, तो भाई इधर तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, सबसे पहला बात कि आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। बोले सर ठीक है। देखो जब साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर सी और साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर सी को जब जोड़ेंगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए मेरा कॉमन आ जाएगा और अंदर मेरा हो जाएगा कोस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, और इधर मेरा प्लस में बच जाएगा कोस स्क्वायर ए, यही बचेगा। कोस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। साथ ही साथ देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। तो सर ये सिर्फ क्या बचा, आर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका उत्तर बन जाएगा। बात समझ में? ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो घुसा दिया है इसमें। क्वेश्चन ये अलजेब्रा का है। 18 को बनाइए आप। कहता है कि ये जो नंबर है वो किससे विभाजित होगा। ऐसा सवाल आपको कई बार बताए हैं, ठीक है। तो भाई तरीका क्या है, 4 का पावर 61, 4 का पावर 62, 63 और 64। कॉमन क्या ले सकते हैं, बोले सर 4 का पावर 61 कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा 4 का पावर यहाँ पे बच जाएगा आपका 1, यहाँ पे बच जाएगा 4 का पावर 1, यहाँ बच जाएगा 4 का पावर 2 और यहाँ बच जाएगा 4 का पावर 3। तरीका यही है। तो 4 का पावर 61, तो भैया 4 का पावर 3 64, 4 का पावर 2 16, 16 64 80 और 4 84 और 1 85। ठीक है। अब आप देख लो कि भाई 85 किससे डिविजिबल है, 85 किससे डिविजिबल है। बोले सर 5 से डिविजिबल है, लेकिन 5 तो है नहीं, 10 के साथ तो 2 5 है। बोले सर है। तो इसको दिखाने के लिए ऐसा हम लिख सकते हैं 4 का पावर 60 गुना 4 का पावर 1 गुना 85। बोले सर लिख सकते हैं। अब ये जो 4 का पावर 1 है, अगर हम 85 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 पचे 20, 8 चौके 32 और 2 34। अब ये नंबर किससे डिविजिबल है, देख लो 10 से डिविजिबल है कि नहीं। ये तो यहीं पे दिख गया था बट आपको समझाने के लिए। तो ये जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल है कम्प्लीटली, 10 से 990 और 2020। तो भाई 2020 तो आपको बनाना है, इसमें सर्ड्स और इंडिसेस का रूल लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। और ये कहता है कि साइन 3a माइनस 20 डिग्री बराबर कॉस 20 डिग्री माइनस 30 भी है, तो a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। अगर साइन a बराबर कॉस बी है मतलब a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री होगा, मतलब सीधा लिखेंगे 3a माइनस 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री माइनस 3b बराबर कितना, 90 डिग्री। तो भाई ये माइनस 20 प्लस 20 कट गया, a माइनस बी से हम 3 कॉमन निकाल लिए बराबर 90 डिग्री। तो 30 तिहाई 90, a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। 625 का पावर 0.17 गुना 625 का पावर 0.08 सॉल्व कीजिए। तो भाई सबसे पहले इनको छोटा बेस में तोड़ना पड़ेगा। तो भाई 625 25 गुना 25 होता है, मतलब 5 का पावर 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 4 और इस पे पावर है 0.17 गुना, इसको भी लिख सकते हैं 5 का पावर 4 और 0.08। अब इसको क्या लिख दें, बोले सर 17 चौके 68, ये हो जाएगा 5 का पावर 0.68 गुना 5 का पावर, बोले सर ये हो जाएगा 8 चौके 32 0.32। अब यहाँ के बाद आई थिंक कैलकुलेशन करना चाहिए आपको। बेस सेम है, पावर जोड़ देंगे 68 और 32, ये हो जाएगा 5 का पावर, मतलब 5 इसका क्या हो जाएगा, लो जी ये भी बता दिए, उत्तर हो गया। तो ये आपका सेट नंबर 13 जो है कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 14 से फर्दर आगे 3-4 सेट में क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टॉपिक से भी रहेगा। जैसे कि मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी से भी प्रैक्टिस करना चाहिए, एक टॉपिक होता है रेस
रेयर टॉपिक है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में सवाल आ जाता है। 1-2 सवाल रेस से भी हो जाना चाहिए। साथ ही साथ अर्थमेटिक को थोड़ा सा, अर्थमेटिक के क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसा होगा कि 10 सवाल अर्थमेटिक से और 10 सवाल एडवांस से, 14, 15, 16 3 सेट में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग देखिए, शेयर मारते रहिए, अपना काम करते रहिए बखूबी। अंजाम जो होगा देखा जाएगा, मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, हम आपके लिए हर दिन मेहनत करते हैं, एवरी डे, चाहे हम खाना खाएं, चाहे मेरा तबीयत ठीक रहे या ना रहे। आज देखिए मेरा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हम लगे, ज़िंदगी है, करना पड़ेगा, आपको भी, हमको भी, सबको। तो अपना काम करते रहिए, फांकीबाज मत बनिए, फांकी मत मारिए कि आज 6 घंटा पढ़ लिए और अब तो नहीं। और हाँ, एक बात आप लोग से कहना था कि बहुत लोग ना पढ़ता है रात में कि हम सर खाना पीना खा के 9 बजे बैठते हैं और सीधा सोते हैं 3 बजे 4 बजे। भाई ये सब काम मत करो, एकदम आपका काम सिर्फ पढ़ना है, तो आप सुबह से लग जाइए और रात के 9-10 बजे तक पढ़िए, खाना खाइए, चद्दर तान के सो जाइए। 8 घंटा 9 घंटा सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुबह उठिए। अगर आप 9 बजे सो जाओगे, वैसे तो आप लोग सोओगे नहीं 9 बजे, 9 बजे अगर सो जाओगे, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बजे भी जगते हो, 9 घंटा 10 घंटा में आपका भरपूर शरीर जो है रिकवर हो जाएगा, ब्रेन भी आपका रिफ्रेश हो जाएगा और आराम से फिर आपको जो है 10 घंटा पढ़ना है आराम से। खाना 1 टाइम बनाओ, 2 टाइम खाओ। जिनका घर है उनके लिए बहुत सुविधा है, आपको खाना नहीं बनाना है। जो घर से बाहर रहते हैं, जैसा आपकी क्षमता है उसी हिसाब से काम कीजिए, लेकिन पढ़ाई में कमी मत करिए, ठीक है। इस बार आपको कोशिश ये करना है पूरा ईमानदारी से कि भाई 1 सीट हम नोच लें, ठीक है। ऐसा ना कि कोई ट्रेन से आए, बस से आए और मेरा सीट लेके चला जाए। एकदम नोच लेना है, एकदम मुंह के सामने से छीन लेना है, ठीक है।